नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भिराली। आज आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ और दोबारा से बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आपके सामने पेश हूं। और साथ ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ ये भी बताना चाहती हूं कि हमारे लास्ट जो एपिसोड्स थे उसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं रुचि भिराली, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और ट्रेनर, आज आपके साथ रूबरू करवाने जा रही हूँ एक बार फिर डॉक्टर एच.एस. रावत जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत आपका आने का आभार डॉक्टर साहब। आप लगातार जो हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसकी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मित्रों। रावत जी, पिछले पॉडकास्ट में हमने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने दर्शकों से कहा था कि अगर वो कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में रखें। तो कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा सवाल आया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जानना चाहती हैं कि पहले तो इन्होंने बधाई दी है कि हमें पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। फिर ये कहते हैं कि मुझे जानना है कि हिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे देश में आज से 500 साल पहले ज्योतिष विद्या तो थी, आखिर फिर क्यों देश को इतने उतार चढ़ाव देखने पड़े? तो इस पर आपका क्या विचार है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको मित्रों बताना चाहता हूँ, ज्योतिष विद्या हमारे यहाँ 3 प्रकार की है। एक इसका फलित खंड है, एक इसका गणित खंड है और एक इसका संहिता खंड है। तो संहिता जो खंड है और गणित खंड है, गणित में तो कैलकुलेशंस होती है जी, फलित में हम बताते ही हैं जी। संहिता के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो स्टारों की होती है, स्टार बार। अच्छा। गणित उसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ग्रह घूमते रहते हैं। जब कुछ ग्रह इकट्ठे किसी एक पॉइंट पे आते हैं, पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पर या किसी भी ग्रह के एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं वो, तो उसी ग्रह पर आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप, घटनाएं, दुर्घटनाएं, आग, ऐसा होता है, या बर्फ। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव है, जो पंच तत्व का जीवन है पृथ्वी के ऊपर। तो हमारे भारत के ऊपर उस समय पर, वैसे तो हमारा जो भारत है उसमें वास्तु दोष है, वास्तु दोष का प्रभाव रहा है। उथल पुथल हमेशा युगों में रही है। सतयुग में भी उथल पुथल रही, त्रेता में इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों आदमी मारे गए, फिर द्वापर में लाखों आदमी मारे गए। तो वास्तु को देखा जाए तो पूरब से लेके साउथ होते हुए पश्चिम तक पानी है समुद्र में जी। और हमारा उत्तर पूरा ऊंचा है, हिमालय है उधर। तो जैसा वास्तु दोष होता है, एनवायरनमेंट रहता है, तो उस समय पर उस धरती के ऊपर कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है। गल्फ कंट्री की बात करूं, वो भी डिजर्ट ही रहा है। उससे आगे अगर हम चले जाएं, साउथ अफ्रीका, वो भी आज भुखमरी के कगार पर ही है। लेकिन पूर्ण रूप से ऊपर के जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी डेवलप हैं। वास्तु दोष में जापान भी बहुत बड़ा, चारों तरफ से पानी है, बर्बाद होता है, उठता है, बर्बाद होता है, फिर उठता है जी। एक भौगोलिक स्थिति के ऊपर प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप रहता है। एक होता है कि कभी कभी ऐसे ग्रह आते हैं, वो उस समय के राजाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि यह हिंदुस्तान में ही हुआ ऐसा कि हिंदुस्तान इतने समय गुलाम रहा। मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो तुर्की के साम्राज्य के अधीन 600 वर्ष वहां के लोग गुलाम रहे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका गुलाम नहीं रहा, गुलाम तो अमेरिका भी रहा है। उसमें भी वास्तु दोष है। उसके एक तरफ ईस्ट में पानी है तो वेस्ट में भी पानी है, उसके गुलाम वो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि रसिया नहीं हारा,
रसिया भी हारा है, हारा है। चाइना भी हारा है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी जो उस समय का बादशाह होता है, उस समय का जो राजा होता है, उस समय का जो राज करने वाला होता है, उसके अगर ग्रह खराब आ जाएं तो एक छोटा सा कंट्री उसको बर्बाद कर देता है। बहुत छोटा सा जापान, उसने रसिया को हरा दिया था, क्योंकि उस समय जो रसिया का राजा था ना, उसके स्टार मुझे लगता बहुत खराब रहे होंगे। चाइना भी गुलाम था जापान का। आज जो चाइना सेकंड बड़ी पावर है, छोटा सा कंट्री ब्रिटेन, उसका गुलाम अमेरिका था। इसका मतलब उस समय कोई राजा ऐसा रहा, उस राजा के अच्छे ग्रह रहे, उसके ग्रहों की पावर बहुत ज़्यादा रही, तो चक्रवर्ती राजा बन गया। राजा भरत थे, राजा युधिष्ठिर थे, न भगवान राम थे। ऐसे भी हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलयुग की बात करूं तो ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे राजा हुए हैं कि जिन्होंने पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य को संभाला है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा कर्म फोड़ जिसके कर्म इतने खराब होते हैं, उनके ग्रहों की गति इतनी खराब होती है, तो सब राजपाट खराब हो जाता है। जैसा हम अपने घर को आबाद करते हैं, घर में कोई एक आदमी ऐसा पैदा हो जाता है कि वो घर को ऊंचाइयों में पहुंचा देता है, और कई बार इतनी हवेलियां, राजमहल होते हैं, उनको बर्बाद कर देता है। तो ये ग्रह गति की चाल होती है। और कभी कभी ऐसे स्टार आते हैं कि सभी राजाओं के ऊपर ऐसे ग्रहों की चाल आ जाती है, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो इसलिए दूसरे आकर के उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारी गतियाँ होती हैं ग्रहों की, और उन गतियों का बेनिफिट हम लेते हैं। अभी हमसे जब चाइना ने हमारे आर्मी के लोगों पे हमला किया, हम लोगों ने भी उनके मार दिए, तो उस समय टीवी पे डिबेट हुई। टीवी डिबेट में हमसे पूछा कि रावत जी क्या होगा युद्ध का, क्या युद्ध होगा कि नहीं होगा, और क्या हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मैंने कहा युद्ध नहीं होगा, और युद्ध हुआ तो चाइना हारेगा हमसे। कहता ये कैसे कह सकते हो। मैं कहा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि चाइना बहुत बड़ा है या बहुत डेवलप है, इससे मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि आज में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्टार हैं वो इतने पावरफुल हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। और इस समय इनके सामने जो राजा है वो सी जिनपिंग, उसके स्टार इनके मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं, वो हार जाएंगे। हार जीत का फैसला ग्रहों की गति पे होता है। कई बार 50 किलो का पहलवान 100 किलो के पहलवान को लुढ़का देता है। कई बार बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान को हरा देती है, कई बार श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। तो ये डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है, कि इस समय ग्रहों की गति क्या कहती है। तो मैंने कहा कि तो क्या बात कर रहे हो रावत जी, चाइना को हम हरा सकते हैं। मैं कहा देश का प्रधानमंत्री अगर दमदार हो तो हरा सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री है ना। और देश की स्थिति क्या थी उस समय पर, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को उस समय हरा दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टार कैसे हैं ज्योतिष के अनुरूप। अगर आपके अच्छे स्टार हैं तो आप विश्व विजेता भी बन सकते हो, बशर्ते कि आपके स्टारों में ताकत होनी चाहिए। राजा के स्टारों में ताकत होनी चाहिए। राज करने वाले राजकुमार राजा के अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर उसकी ताकत कमज़ोर है तो ख़त्म हो जाएगा। आप दुर्योधन के स्टारों को देख लीजिए, कमज़ोर थे, सारा कुछ बर्बाद कर दिया उसने। तो ऐसे ही हमारे जो देश का इतिहास रहा है, एक तो वास्तु दोष का इतिहास था कि उस पर हमले करने के रास्ते खुले हुए थे। अगर जिसके 3 तरफ समुद्र है तो पानी से कोई भी आ सकता है, हमला कर सकता है, पता तो चलेगा नहीं। पहले उस समय इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, रडार सिस्टम थे नहीं, दूरबीनें थी नहीं, तो हम शिकार हो गए। तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती हैं तो वहाँ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये ज्योतिष और भौगोलिक और वास्तु, इन तीनों का समन्वय होता है। अगर कोई राजा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके स्टार बहुत पावरफुल हैं, तो अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है और उसको फिर ठीक किया जा सकता है। बहुत सुंदर जवाब मिला हमें एच.एस. रावत जी से। आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में रावत जी एक सवाल बार बार उठा, जिसका निचोड़ मैं निकाल कर एक सवाल आपके सामने रख रही हूँ। बार बार सबका ये पूछना है कि कर्म का क्या हमारे जीवन में रोल रहता है। बार बार हम कहते हैं कर्मों का प्रभाव है। क्या ये आज के कर्म आज ही फल देने वाले हैं, या ये जो हमारे साथ घट रहा है ये पिछले जन्म का असर है? ये हम कैसे जान पाएंगे? क्या हमें आज भी, बार बार कहा जाता है कि कर्मों पे ध्यान दिया जाए, तो आज अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो इस जन्म के लिए कर रहे हैं या आने वाले जन्म के लिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और मैं तो ये कहता हूँ
इस प्रश्न का जवाब सिर्फ एक ज्योतिषी दे सकता है। आध्यात्मिक गुरु तो अपने तरीके से देंगे, लेकिन ज्योतिषी जो होता है वो साइंटिफिक तरीके से इसको जवाब देगा, और आज मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में आस्था नहीं रखते, या जो भाग्य में बिलीव नहीं करते, या ज्योतिष में बिलीव नहीं करते, वो लोग तो ये कहते हैं कर्म करिए और अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म आदमी वही करेगा जो भाग्य में लिखा होगा। अगर आपके भाग्य में अच्छी पढ़ाई लिखी है तो तभी अच्छे कर्म करोगे पढ़ने के लिए, तब भी पढ़ने में दिल लगेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके भाग्य में लिखा है कि आप बहुत बड़े फिल्म स्टार बनोगे, आपकी कुंडली में योग लिखा है कि फिल्म स्टार बनने का योग है, तो ही जाकर के आपने एक्टिंग सीखी ना, फिर आपने वहां कर्म किया तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, आप योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश होकर के, साधु संत होकर के, अगर उसकी कुंडली में राजयोग लिखे हुए हैं तो वो उन्होंने कर्म किया ना, चुनाव लड़े ना, तो ही मुख्यमंत्री बने, और मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में उस भाग्य के अनुरूप मेहनत करने का योग होता है। अगर किसी के भाग्य में ही अगर वो योग नहीं और वो मेहनत करता रहे तो उसको कुछ फल नहीं मिल पाता, वो उसकी भाग्य के अनुरूप ही फल मिलेगा। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, उसी समय पैदा हुआ है, सुबह से शाम तक वो मेट्रो से स्टेशन वो मुश्किल से 500 रुपये कमाता होगा। उसके बराबर में एक ऑटो रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, वो 3000 कमाता है। उसी के बराबर में पूरे दिन 8 घंटे मेहनत एक टैक्सी ड्राइवर करता है, वो 5000 10,000 कमाता है। और उसी के बराबर में एक पायलट मेहनत करता है, वो रात के रोज के 10 लाख से 15 लाख 20 लाख रुपए कमा के लाता है। तीनों ही ड्राइवर हैं, चारों ड्राइवर हैं, पायलट भी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर भी, और टैक्सी भी, और वो भी, और साथ में तांगे वाला भी होगा कोई, है ना, वो भी ड्राइवर ही हो गया। इसका मतलब बिना नक्शे बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। जैसी नींव मजबूत होगी वैसी बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर आप झोंपड़ी भी बना रहे हो तो भी उसको नीचे तक खोद करके उसके सरकंडे को झोंपड़ी बनाते हो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनती हैं बुर्ज खलीफा जैसी, उसके लिए भी उतनी ही मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। और नींव होती है आपका भाग्य, आपकी जन्म कुंडली। आप जब पैदा होते हो उस समय विधाता ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो आपका भाग्य है, और उस भाग्य के पहिए के ऊपर कर्म का पहिया चलता है। और आपका भाग्य बड़ा मजबूत है तो कर्म करने के लिए भी मजबूती रहेगी। आप खाली नहीं बैठ सकते। अगर मेरे भाग्य में नेशनल फेम लिखा है, मुझे अगर इतने अवार्ड मिले हैं तो मैं मेहनत भी तो करता हूं। मुझे घर बैठे कौन अवार्ड देगा, मुझे घर बैठे कौन सुनेगा? अगर मैं यहां पर पॉडकास्ट बनाऊंगा ही नहीं तो मुझे कौन सुनेगा? इसका मतलब आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है, आपका कर्म भी उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपका भाग्य बहुत कमजोर है तो आपका कर्म ही उतना ही हीन हो जाएगा। आप मारुति कार चलाइए, आप मर्सिडीज चलाइए, BMW चलाइए, तीनों ही कार हैं, कार तीनों ही हैं, है ना। मारुति कार चलाने वाले की स्पीड अलग होगी, उसमें बैठने वाले की थकान कैसी होगी। BMW और उससे बड़ी गाड़ियां चलाने वालों की स्पीड क्या होगी और उनका पहुंचने का टाइम क्या होगा। इसका मतलब गंतव्य स्थान पे जाते हैं, एक आदमी पैदल जाता है, एक मारुति में जाता है, एक BMW जाता है, हवाई जहाज से जाता है, हवाई जहाज वाला पहले पहुंच जाएगा। इसलिए अगर आप ये कहते हो कि हम कर्म कर लें और आपके अंदर बॉडी के अंदर उतना बड़ा नेटवर्क है ही नहीं। अगर आप 1000 रुपए के मोबाइल से कीपैड वाले से एप्पल का काम लेने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगा। आपका भाग्य भी उतना ही स्ट्रांग बना होता है जब आपका कर्म का पहिया ऊपर होता है। आज अगर बिल गेट्स मेहनत करता है तो करता है, उसने की है। एलन मस्क मेहनत करता है तो उसके भाग्य में इतना कुछ लिखा हुआ है। आज मुकेश अंबानी, अडानी मेहनत करते हैं तो उनके भाग्य में ये लिखा हुआ है। इसलिए
जो आपको जन्मपत्री मिलती है वो जन्मपत्री आपके पिछले कर्मों का फल होता है। आपने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए, वो पूरा डेटा आपका इकट्ठा हो करके इस जब जन्म आप लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय वो रिजल्ट आ जाता है आपका। यानी 1 साल आपने परीक्षा दी, 1 साल के बाद फेल पास का रिजल्ट आएगा। आपने पूरी 1 साल अच्छी मेहनत करी, फर्स्ट डिवीजन पास हुए जी। और अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और यूनिवर्सिटी में आप अमेरिका चले गए। मेहनत की, अच्छा भाग्य मिला, 1 साल बाद आपको उसका लाभ मिला। ये पूरा जीवन आपका एक परीक्षा है। इस पूरे जीवन में आपने कितनी मेहनत की, मृत्यु के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट कितना शानदार आता है ये आपके इस जन्म की मेहनत के ऊपर है। इसलिए जो ये कहते हैं ना कर्म करो कुछ नहीं होता ज्योतिष, और जो कुछ कहते हैं कि खाली कर्म का ही फल मिलना है, आप कर्म भी तभी कर पाओगे जब आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अच्छी ग्रह गति का भाग्य लिखा होगा। नहीं तो मजदूरों की तरह मेहनत करते रहोगे, आप ज्योतिषी थोड़ी बन जाओगे। इसका मतलब इस जीवन में अच्छे कर्म करोगे, अगला जन्म आपका बड़ा जबरदस्त मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो ही फिर आप ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी पूजा होगी, आपकी आत्मा दिव्य होगी और दिव्य आत्मा के साथ आपको ऊंचाइयों वाला नेटवर्क मिलेगा। अब आप ये भी कह सकती हो गुरुजी ये बताओ इसका प्रमाण क्या है? जी बिल्कुल बताइए। ऐसे तो हम सुनते ही आए हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप पूछ सकती हो मेरे से, आप पूछो मेरे से, बताएं इसका प्रमाण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका प्रमाण कैसे आप देंगे? इसका प्रमाण क्या है कि जीवन में अच्छे कर्म किए, कहाँ सेव हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, अगले जन्म में अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका प्रमाण दो, साइंटिफिक प्रमाण दो। आप ये पूछो साइंटिफिक प्रमाण दो। ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक प्रमाण में देता हूँ। रुचि जी ने जैसे पूछा, ये एक मोबाइल सेट है, ये जितने दिन जिएगा ना उतने दिन इसके डाटा कार्ड के अंदर, इसकी मेमोरी कार्ड में आपकी सारी एक्टिविटीज़, सारी रिकॉर्डिंग, सारे एसएमएस सब सेव हो जाएंगे आपके कहीं ना कहीं एक ड्राइव के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी मृत्यु के बाद में अगर ये मर गया मोबाइल, यानी ख़त्म हो गया, उसके बाद में इसका पूरा डाटा दूसरे मोबाइल में शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है, होता ही है, हो नहीं सकता। आपका मोबाइल ख़राब हो जाता, टूट जाता, दूसरा लेते हैं, सारे कॉन्टैक्ट आपके आ जाते हैं, सारी फोटोज आपकी आ जाती हैं, सारे अच्छी अच्छी आपकी बातें आ जाती हैं, सारे पॉडकास्ट आ जाते हैं उसमें, गूगल सारा खुल जाएगा आपका। खुल गया ना जी। अब मर जाओ कोई बात नहीं। अगर इसमें आपने बुरे बुरे कर्म किए हैं, जितने लोगों को धमकी दी है, किडनैपिंग की है, रिश्वत ली है ना, अच्छे बुरे सब, अच्छे बुरे है ना, सब कुछ इसमें अगर आपने बुरा बुरा किया है तो फिर जेल जाओगे। इसका मतलब सब कुछ आपका खुल जाएगा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर यहां पर एक चित्त लगा होता है, चित्त, उसको बोलते हैं चिप। चित्त यानी एक मेमोरी कार्ड है। ठीक है। उस मेमोरी कार्ड में आपके इस जन्म का पूरा डेटा संचित होता रहता है, ब्लैक बॉक्स की तरह। जैसे हवाई जहाज का एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें हवाई जहाज की हर गतिविधियां, उसकी मृत्यु तक, जब गिरता है, आग लगती है, तब तक की रिकॉर्डिंग रहती है। ऐसे हमारे शरीर में रिकॉर्डिंग रहती है पूरी, और मृत्यु के बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग भगवान खोलता है चेक करने के लिए, चेक करने के किया, क्या किया है, और सब सारा मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, गूगल का भी, इसका भी, उसका भी, सब निकल जाएगा। फिर आपने देखा यार इस बंदे ने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसने तो पूरे ज़िंदगी ज्योतिष सिखाई है, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, धर्म का काम किया है, ये तो हमेशा अच्छा ही काम करता रहा। इसकी आत्मा को सतोगुण दो और दोबारा से इसको जीवन दो, अच्छा जीवन दो, और इससे भी अच्छा दो। इसको वो सुविधाएं दो जिससे बचपन में संघर्ष न करना पड़े। ये ऐसे घर में पैदा करो, ऐसी माँ के घर में पैदा करो जो उच्च कोटि की माँ हो, शराब ना पीती हो, सिगरेट ना पीती हो, भजन करती हो, भगवान को याद करती हो, उसका गर्भ इतना उन्नत किस्म का हो, उसके गर्भ में इसकी आत्मा को भेजो, जैसे देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण को भेज दिया, माता कौशल्या के गर्भ में भगवान
राम को भेज दिया। उन्नत किस्म के गर्भों के अंदर आप इनको भेजो और वहाँ हम जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद बचपन से वो सुविधाएं मिलेंगी, हमें वो ज्ञान मिलेगा, वो ऋषि मिलेंगे, वो हमें शिक्षा देने वाले हमें अच्छे अच्छे योग ब्राह्मण मिलेंगे, माहौल पूरा ऐसा मिल जाएगा जिसमें वो खिल के और उसके बाद जो हमारा कर्म होगा वो हमारा उन्नत होगा। फिर हम कर्म को नहीं कोसेंगे, फिर हम बोलेंगे भाग्यशाली है। क्या है? भाग्य मिले। ये तो भाग्य लेके पैदा हुआ है, क्या कर सकते। अब ये कर्म करे या ना करे, इसी किस्मत में तो राजयोग लिखा है, इसकी पिता के बाद ये राजा बनेगा, क्यों? इसकी तो संतान भी राज भोगेगी। इसलिए ये जीवन जो है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। जब तंग हाल होता है तो बोलता कर्म, और जब राजयोग भोगता है तो भाग्य। अभी बोलते हैं ना क्या, मुकेश अंबानी, अडानी, ये जब नए नए पैसे वाले सब बोलते हैं भाग्यशाली, बड़े भाग्य हैं, सिल्वर स्पून है। कोई इनको बोलता है कर्म करते हैं? ये कोई बोलता है इनके लिए? जी है? इनको कोई बोलता है इनके कर्म का फल है? कोई नहीं कहे, है? कोई नहीं कहे, नहीं बोलता ना कर्म के फल है इनका। सब बोलते हैं भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली। इसलिए जब आपका भाग्य उन्नत बनता है, वो आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और उन कर्मों के आधार पर आपको उन्नत किस्म की माता का गर्भ मिलता है, और उस गर्भ में आप प्रवेश करते हैं, और फिर आपका जीवन और वहाँ से ऊंचाइयाँ लेना शुरू करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद और हमारे वशिष्ठ जी महाराज जी का जो शास्त्र है वो ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करने के बाद आप जैसा जीवन चाहते हैं उस प्रकार का जीवन आपको मिल सकता है। आप चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हो तो चक्रवर्ती राजा बच्चा पैदा कर सकते हो। आप धनाढ्य करना चाहते हो धनाढ्य कर सकते हो। आप फिल्म स्टार बनाना चाहते हो फिल्म स्टार कर सकते हो। आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार का आप अच्छे कर्म करेंगे तो उस प्रकार का अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हो। तो गुरुदेव आप ये कह रहे हैं कि कर्मों का भी असर है और भाग्य का सबसे बड़ा असर है जो जीवन में हम देख पाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया आपने अडानी का और अंबानी का। गुरुदेव यही एक कारण है मुझे लगता है कि जब पहले ज़माने में, आज भी जब बच्चा पैदा होता था सबसे पहले उसकी कुंडली निकाल दी जाती थी, किस अक्षर से इसका नाम होगा, कैसा इसका भाग्य रहेगा, उस पर विचार होता था, उस पर काम होता था। राजा महाराजा भी बहुत सोच समझ कर रानी चुनते थे कि इस रानी से विवाह होगा, इस रानी से ये पुत्र हुआ तो ये राजा बनेगा। ये सारी चीज़ें हम दादी नानी की कहानियों में सुनते आ रहे हैं। तो आज के समय में भी क्या कंसीव करने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया जा सकता है ताकि आने वाली संतान गुणवान हो, अच्छी हो, अंबानी जैसी हो? बिल्कुल रुचि जी, जो दादी नानियों की कहानी सुनी है वो बिल्कुल सच थी और आज भी ये सच है। पहले राजा महाराजा उच्च कोटि की कन्या के साथ विवाह करते थे। ऐसी उच्च कोटि की राजकुमारी ढूंढते थे कि वो उन्नत किस्म की हो, उसके ग्रह उच्च हों, भाग्यशाली हो, गर्भ उन्नत किस्म का हो, सामुद्रिक शास्त्र अच्छा हो, उसके बच्चे जो गर्भ होंगे, गर्भ से जो बच्चे पैदा होंगे वो उन्नत किस्म के होंगे। ये तो हम कॉमन, अगर हम स्त्री की बात ना करें, हम पुराने ज़माने की थोड़ा पीछे जाके बात करें तो किसान क्या करता था, जब गाय खरीदने जाता था जी। तो गाय को ये देखता था कि ये जो गाय है ना ये उन्नत नस्ल की है, बिल्कुल, इससे जो बछड़ा पैदा होगा वो खेती में काम करेगा और बड़ा मेहनती होगा, अच्छी नस्ल की होगी तो आगे मेरे काम आने वाली है, काम आने वाला है। और अगर इससे बचिया होगी तो दूध बहुत ज़्यादा देगी। ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल, भैंस भी ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं, ऊँट वाले ऊँट भी ढूंढते हैं। तो ऐसे ही अच्छी नस्ल स्त्रियों की वो ग्रह गति से पता चलती है, उसके भाग्य से पता चलती है, उसकी ज्योतिष से पता चलती है कि ये लड़की कितनी भाग्यशाली है, इसकी उच्च कोटि का भाग्य कितना है, इससे होने वाली संतान जो होगी कितनी महान होगी, कितनी महान होगी। तो हम राजा महाराजा भी यही सोच के करते थे कि जब अच्छा समय ग्रह गोचर में आएगा उस समय हम कंसीव करेंगे। कंसीव करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो चक्रवर्ती राजा होगा, वो बहुत वीर होगा, बहादुर होगा, निडर होगा, डरेगा नहीं, और अपनी सेनाओं को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, व्यर्थ के खर्च नहीं करेगा, व्यर्थ की वो वैश्याओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा, या अपना हरम नहीं रखेगा, बहुत सारी रानियां नहीं रखेगा, चरित्रवान होगा, तो वो प्रजा को अच्छा फल दे सकता है। पॉसिबल है जी, पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल है, 100%। ऐसे मैंने सैकड़ों केस
करवाए हैं, जो आज उत्तम कोटि की संतान वो हैं जो मैंने उनको मुहूर्त दिए। आज वो बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हैं। तो बहुत बड़ी बात की गुरुजी ने कि किस तरह से कंसीव करने के लिए उन्होंने लोगों ने ज्योतिष का सहारा लिया और उत्तम वर्ग की बहुत ही बेहतरीन संतान जैसा वो चाहते थे उन्हें वो मिली। ये कोई छोटी बात नहीं है मित्रों, ये साइंटिफिक बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं जो हमें डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा पता चल रही हैं। आगे हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारे चैनल पर आप आते रहें और सुनते रहें हमारी बात एच.एस. रावत जी के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।